कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वरीसू मूवी को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट से। दरअसल इस माइनिंग प्रोजेक्ट के डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इस माइनिंग प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है जयप्रकाश नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसे कि सभी लोग जेपी कहकर बुलाते हैं। जेपी ने अपने सभी साथियों से कह दिया है कि इस डील के बारे में वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि ये डील किसी भी हालत में सिर्फ उनकी होनी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते इस डील के बारे में पूरे शहर को मालूम चल जाता है और आखिर में ये डील राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम हो जाती है, जिसके सीईओ थे खुद राजेंद्र प्रसाद। दरअसल इस डील को गौतम नाम के आदमी ने राजेंद्र को दिलवाई है, इसलिए राजेंद्र गौतम को अपने घर इनवाइट करता है, जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद गौतम को अपनी फैमिली से मिलवाता है, जिसमें कि उसका बड़ा बेटा जय, उसकी पत्नी आरती और उसकी बेटी नेहा होती है और उसके मंझले बेटे का नाम अजय होता है, जिसकी भी शादी हो चुकी है और उसके भी 2 बच्चे हैं। जिसके बाद गौतम राजन जी से उनके छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर राजन जी उन्हें बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद राजन जी के छोटे बेटे को दिखाया जाता है, जो कि राजन जी के साथ नहीं रहता है, जिसका नाम विजय होता है। दरअसल विजय अपने पिता के साथ इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन विजय अपने माँ के कांटेक्ट में रहता है और हमेशा उनसे बातें करता रहता है। हालांकि विजय की माँ अपने पति से चोरी छुपे विजय से बात करती है और विजय को घर छोड़े लगभग 7 साल हो चुके हैं और अब वो खुद का कुछ करना चाहता है। दरअसल विजय ने खुद की एक ऐप बनाई थी जिसका नाम है मैप माई फूड, जो कि ट्रेन के यात्रियों के लिए था। तो ट्रेन में बैठा हुआ कोई भी शख्स जब इस ऐप को खोलेगा और खाना ऑर्डर करेगा तो अगले ही स्टेशन पर उसे खाना मिल जाएगा। लेकिन इस ऐप के लिए उसे ढेर सारी फंडिंग भी चाहिए थी, जो कि उसके पास तो नहीं है। जिसके बाद कहानी 7 साल पीछे शिफ्ट होती है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आखिरकार विजय ने घर क्यों छोड़ा। दरअसल राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे हैं और उनमें से 2 बेटे हमेशा राजेंद्र प्रसाद की बात मानते हैं, लेकिन तीसरा बेटा विजय राजेंद्र प्रसाद की कोई भी बात नहीं मानता है। दरअसल वो खुद का कुछ करना चाहता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि अपने 2 बेटों की तरह विजय भी उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन इसके लिए विजय साफ मना कर देता है। तो राजेंद्र प्रसाद उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ दिन बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन आता है। वो 60 साल के होने वाले थे, इसलिए उनकी पत्नी सुधा उनका जन्मदिन मनाने से पहले एक पूजा रखवाने के लिए कहती है, लेकिन इसके लिए राजेंद्र प्रसाद साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पूजा के लिए वो विजय को भी बुलाएगी, इसलिए पूजा के लिए वो साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद ऑफिस में मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। दरअसल एक और टेंडर निकला है और राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि ये टेंडर भी उन्हीं के नाम हो, लेकिन जेपी भी इस टेंडर के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद अपने दोनों बेटों से कह देते हैं कि उन्हें ये टेंडर किसी भी हालत में चाहिए। जिसके बाद उनका एक दोस्त उनके पास आता है और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था और अब उनके पास सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं। और ये सुनने के बाद तो राजेंद्र प्रसाद की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी सुधा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो पूजा करने को कह रही थी उसे करवा लो और विजय को भी बुलवा लो। तो सुधा बिना कोई देर किए हुए विजय को कॉल करती है और तुरंत ही अपने घर आने को कहती है, लेकिन विजय अकड़ू था। वो उनकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे घर छोड़े 7 साल हो चुके थे। लेकिन अपनी माँ के कहने पर विजय को अपने घर आना ही पड़ा। घर आने पर वो देखता है कि घर का बहुत ज्यादा बुरा हाल था। बाहर से भले ही ये फैमिली एक खुशहाल फैमिली और जॉइंट फैमिली लगती हो, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा अलग है। और धीरे धीरे करके इस घर की पोल खुलना भी शुरू हो जाती है, जिसमें कि एक पार्टी में बड़े बेटे जय के बारे में पता चलता है कि उसका किसी पराई औरत के साथ अफेयर है और मंझले बेटे के बारे में मालूम चलता है कि उसने किसी इंसान से 400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और अब ब्याज के सहित वो 550 करोड़ का हो चुका है। और दूर से ये सब कुछ जेपी देख रहा था और उनकी ये सारी प्रॉब्लम को वो पूरी तरह से समझ भी चुका था। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन रश्मिका की, जिनका फिल्म में भी नाम रश्मिका ही है। दरअसल रश्मिका जय की पत्नी आरती की बहन है और यहाँ पर उसे भी मालूम चल चुका है कि जय का किसी पराई औरत के साथ अफेयर है, इसलिए आरती से वो मिलने के लिए आती है। वो यहाँ पर कुछ दिन गुजारती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है विजय से और यहाँ पर वो विजय को बताती है कि जब
उसकी दीदी और जीजाजी की शादी हो रही थी उसी दिन से वो विजय को पसंद करती है और यहाँ पर वो उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। अब राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि उनके दोनों बेटे ही अपने बिजनेस को संभालने के लिए लायक नहीं थे और इसी चीज को लेकर जेपी बहुत ज्यादा खुश था। और राजेंद्र प्रसाद की कंपनी से कुछ टेंडर के डाटा भी लीक हुए थे और जेपी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये डाटा दरअसल में राजेंद्र प्रसाद के मंझले बेटे जय ने लीक किया था। ये सुनने के बाद तो राजेंद्र प्रसाद पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। तो अब इस कंपनी को चलाने के लिए राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स था और वो था विजय, क्योंकि विजय ही वो आदमी है जिसने कि अभी तक राजेंद्र प्रसाद को धोखा नहीं दिया है। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जब अपने बेटे विजय से कहते हैं कि क्या वो बिजनेस को संभालेगा, जिस पर विजय तुरंत ही मना करके इस घर को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में राजेंद्र प्रसाद का दोस्त विजय को मिलता है और विजय को वो बताता है कि राजेंद्र प्रसाद को 4th स्टेज का कैंसर हो गया है और अब उनके पास सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं। ये सुनने के बाद तो विजय की पूरी तरह से आंख खुल जाती है और वो घर वापस आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो बिजनेस को जरूर संभालेगा और आज के बाद वो इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला। और फिर अगले ही दिन से विजय ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो ऑफिस के सारे काम को संभालने भी लगा था। और जब ये बात जय और अजय को मालूम पड़ती है तो वो पूरी तरह से बौखला उठते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे शायद बिजनेस को हम चलाएंगे। लेकिन उनके पिता ने विजय को इस कंपनी का CEO बना दिया था, जो कि उन दोनों भाइयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो दोनों अपनी अपनी फैमिली को लेकर इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो विजय के CEO बनने के बाद उसके ऊपर कई सारे हमले हुए, लेकिन विजय उन सारे मामलों को चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया करता था। कुछ दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होनी थी जिसके द्वारा इस कंपनी के CEO को चुना जाना था और CEO बनने का दावेदार था जय, क्योंकि कंपनी के सारे लोग जय की बात माना करते थे और क्योंकि वो इतने सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था इसलिए जय की वो हर एक बात मानते थे। अब विजय के सामने प्रॉब्लम ये थी कि आखिरकार वो उन सारे लोगों को अपनी साइड कैसे करे और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और मीटिंग में बैठे सारे लोगों की वो पोल खोलना शुरू कर देता है। इसलिए ना चाहते हुए भी उन सभी लोगों को विजय की बात माननी पड़ती है और अगला CEO भी वही बनता है। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि माइनिंग का जो टेंडर राजेंद्र प्रसाद की कंपनी के पास था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक जगह खाली हो चुकी है, इसलिए अब ये टेंडर फिर से निकाले जाने वाला था और उसे पाने के लिए अब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उतारू हो जाते हैं। जो भी इस टेंडर को लेकर फंडिंग देगा वो टेंडर उसी के नाम हो जाएगा। तो इस टेंडर को लेकर जेपी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उनके पास फंडिंग थी, क्योंकि इनके पीछे किसी मित्तल नाम के एक आदमी का हाथ था और वो फंडिंग देने के लिए राजी हो चुका था। साथ ही हमें एक बात और पता चलती है कि जेपी के साथ अब अजय और जय भी थे, जो कि अपने पिता की कंपनी के अगेंस्ट हो चुके थे। तो आगे हम देखते हैं कि ये टेंडर अब जेपी को मिलने वाला था और विदेश से मिस्टर मित्तल भी आ चुके थे। यहाँ पर मिस्टर मित्तल जेपी को बताते हैं कि ये पैसा वो नहीं दे रहा है बल्कि उनके बॉस दे रहे हैं और वो भी मेरे साथ आए हुए हैं और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि विजय ही होता है। दरअसल ये सब कुछ विजय की चाल थी, उसे मालूम था कि ये सभी लोग मिस्टर मित्तल के भरोसे हैं। जिसके बाद ये टेंडर विजय और उसकी कंपनी के हाथ लग जाता है, जिसके बाद ये माइनिंग कंपनी फिर से चालू हो जाती है और काम धुआंधार तरीके से शुरू हो जाता है, जिसमें कि विजय अपने सारे वर्कर्स का पूरी तरह से ध्यान रखता और जेपी की एक बार फिर से हार होती है। आगे हम देखते हैं कि जे की बेटी नेहा गुम हो चुकी है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस वाले भी पड़े हुए हैं। वो काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उन्हें नेहा कहीं भी नहीं मिलती है। जिसके बाद नेहा की फ्रेंड से पूछताछ की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ गई थी। जिसके बाद वो उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आखिर नेहा कहां पर है। लेकिन पुलिस वाले भी उस जगह पर जाने से डरते हैं क्योंकि वो एक डॉन का इलाका है। लेकिन विजय वहां पर निडर होकर पहुंच जाता है और उन सभी को मारकर नेहा को सही सलामत बचाकर ले आता है। नेहा को सही सलामत बचाकर लाने के बाद अब जय की पूरी तरह से आंख खुल गई थी। यहाँ पर विजय उनसे कहता है कि 14 साल की लड़की तुम्हारी गायब हो गई थी इसलिए तुम इतने चिंता में हो गए थे, लेकिन तुम्हारे पिता को आज तुम्हारी जरूरत है और आज तुम गायब हो रहे हो तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अब आगे में पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद को खून की उल्टी हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और उनकी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे परिवार के सारे लोग सभी साथ में रहे और मिलजुल कर खुश रहे। ये सुनने के बाद विजय तुरंत ही अजय के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसके पिता को 4th स्टेज का कैंसर है और अब उनके पास कुछ दिन ही बचे हैं। लेकिन इन सारी बातों का अजय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए विजय उसे अपनी कंपनी से निकाल देता है। अब जेपी को मालूम है कि अजय के पास कंपनी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इसलिए जेपी उससे उन शेयर को खरीदने की बात करता है। लेकिन अजय उन शेयर को बेचने से साफ मना कर देता है तो जेपी के गुंडे उसे मारने लगते हैं और जबरदस्ती साइन लेने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है विजय की और विजय यहाँ पर उन सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से
सुधारना शुरू कर देता है, क्योंकि अब ये मैटर फैमिली मैटर बन चुका था। जिसके बाद वो जेपी से कहता है कि लालच की जिंदगी से सुकून की मौत बेहतर है। वो कहता है कि ये जिंदगी हार जीत के लिए नहीं बनी है, अगर जीतना ही है तो किसी के दिल को जीतो। जिसके बाद विजय की पूरी फैमिली साथ हो जाती है और सभी लोग मिलजुल कर साथ रहने लगते हैं, और यही राजेंद्र प्रसाद की आखिरी ख्वाहिश भी थी। और आगे जाकर हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म की यह साधारण सी नजर आने वाली कहानी आप पहले इसे कई हिंदी फिल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर वामसी ने इसे बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ते हैं और दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि 3.25 घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता था, और फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी है। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके पास ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। और एस शरद कुमार ने जरूर जोरदार एक्टिंग की है, लेकिन जया सुधा का काम भी कमाल है। खासकर माँ बेटे के सीन्स आपको इमोशनल कर देते हैं। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी के सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली इंटरटेनर फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के टिकट कटा सकते हैं। और विजय की अपनी पिछली फिल्म बीस्ट के बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाने के बाद तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी पोंगल रिलीज वरेसू से एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो लेकर लौटे हैं। फिल्म में उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर अपने फैंस को फैमिली फर्स्ट का मैसेज दिया है। और तेलुगु सिनेमा की बाहुबली, पुष्पा और RRR ने पिछले दिनों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है, तो कन्नड़ सिनेमा की KGF और कांतारा के हिंदी डब वर्जन ने जबरदस्त कमाई की। बीते साल तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की बल्ली में थालापति विजय की बीस्ट और चियान विक्रम की PS1 हिंदी डब्ड होकर रिलीज हो चुकी है। हालांकि ये फिल्में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन तमिल सितारों की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने की कोशिश जारी है। थालापति विजय की वरेसू को उसके निर्माताओं ने इसकी तमिल रिलीज के 2 दिन बाद हिंदी में रिलीज किया है। तमिल बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमाई का नया रिकॉर्ड बना चुकी है। वरेसू में विजय जबरदस्त फॉर्म में है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।